I'm नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 18 मार्च। द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल को डिस्कस कर रहे हैं। आज बेसिकली दो एडिटोरियल को हम लोग डिटेल मैनर में समझे कि पहला है इंडिया और तालिबान रिलेशंस के बारे में जाने कि आज के डेट में तालिबान में क्या चल रहा है और क्यों तालिबान को चाइना, रसिया और टर्की ये तीनों कंट्रीज सपोर्ट कर रही है। क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं तालिबान से, इसे डिटेल मैनर में हम लोग समझेंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि 2022 में क्या पूछ लिया था कि अफगानिस्तान से कौन कौन से कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उसको और डिटेल मैनर में हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ठीक है। फिर दूसरा एडिटोरियल बात कर रहा है बेसिकली आरटीआई एक्ट को लेके। आरटीआई एक्ट को लेके प्रॉब्लम क्या निकल के सामने आ रही है, देखो। एक तो क्या था इसके अंदर कि 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिलेगा। आज की डेट में कोई जवाब नहीं मिल रहा। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम थी ही थी। जब सुप्रीम कोर्ट में कोई पहुंचता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर हमने आरटीआई फाइल किया था किसी चीज़ को लेके, तो उसको ये कह के कि ये एक सिक्योरिटी का मामला है, इसे आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट कुछ कह करके रोक देती है और सुप्रीम कोर्ट मान जाता है। बल्कि आरटीआई में ये साफ साफ बताया गया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो पार्लियामेंट के पास है या पार्लियामेंट में जो भी मेंबर है उनके पास है, तो वो पब्लिक के नज़र में भी आनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन पब्लिक को भी प्रोवाइड करनी चाहिए। ये सब चीज़ें बताई गई थी। तो उन सबको क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट लागू कर पा रहा है, अगर गवर्नमेंट नहीं कर रहा है तो उसको डिटेल मैनर में हम लोग यहाँ पे आज समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये एडिटोरियल बेसिकली बात कर रहा है इंडिया और तालिबान के रिलेशंस के बारे में। इसे आप जीएस पेपर 2 आईआर से कनेक्ट कर सकते हो। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, चारबाग पोर्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे कि चाइना क्यों सपोर्ट चाहता है तालिबान तालिबान की तरफ से, और तालिबान को क्यों सपोर्ट कर रहा है चाइना, उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बुद्धिज़्म क्यों, क्योंकि जैसे ही तालिबान अफगानिस्तान में आया था, तालिबान 2.0, उन्होंने जितने भी इंपॉर्टेंट साइट थे बुद्धिज़्म के उसे डिस्ट्रॉय किया था। सार्क नेशंस, मॉस्को डायलॉग। मीन्स में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन, सिग्निफिकेंस, वे फॉरवर्ड और चैलेंजेस, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल मैनर में समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, माना जा रहा है कि आने वाले टाइम पे इंडिया इनवाइट कर सकता है तालिबान को कि आप अपनी एम्बेसी रीओपन करें न्यू दिल्ली में। इंडिया पहले कुछ ऐसे कंट्रीज में से है जिसने तालिबान के आते ही 2022 में अपना जो एम्बेसी है काबुल में, इसे ओपन किया था। बट कई सारे ऐसे भी नेशंस हैं जो कि आज की डेट में तालिबान को सपोर्ट नहीं कर रहे, चाह के भी सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन राइट का काफ़ी सारे कंसर्न्स है। मेजर कंसर्न क्या है कि जो बच्चे लोग हैं, खासकर जो फीमेल है, जैसे कि जो बच्ची सब है, महिलाएं हैं, उनको एजुकेशन नहीं देने दिया जा रहा। जैसे कि 1.4 मिलियन स्कूल एज गर्ल्स हैं, उनको स्कूल से बैन कर दिया गया है। फिर हाल ही में एक नया ऑर्डर आया इनकी तरफ से कि जॉब में तो इनको रोक दिया गया है कि जॉब नहीं करनी है। साथ ही साथ ब्यूटी पार्लर बैन कर दिया गया और नेशनल पार्क में घूमना भी इनका बैन कर दिया गया है। टाइमलाइन देख लेते हैं। शुरुआत में जब तालिबान आया तो इन्होंने बोला कि एक काम करो, जो स्कूल में महिलाएं जा रही है और आदमी लोग जा रहे हैं, इनके अलग अलग क्लासेस कर दो। ठीक है, तो जो वुमेन है उनकी अलग क्लासेस चलेगी और मेंस लोगों की अलग क्लासेस चलेगी। फिर बोला गया कि जो सेकेंडरी क्लास स्कूल्स है वहाँ पे टोटल बैन लगा दो महिलाओं पे। समझ रहे हैं आप? टोटल बैन लगा दिया गया। उसके बाद बाद में पब्लिक एरियाज में जाना हो या फिर पब्लिक गैदरिंग हो या फिर कहीं पर भी मॉल, यहाँ कहीं पर भी घूमना फिरना महिलाओं के लिए बैन कर दिया गया। देन एकदम पार्क में जाना, जिम में जाना, पब्लिक बाथिंग करना, ये सब चीज़ें बैन कर दिया गया तालिबान द्वारा। फिर जो तालिबान इसे 2.0 कहते हैं। तालिबान जब 1 आया था तो उस समय क्या हो रहा था कि कोई भी गलती करोगे तो पब्लिक एरिया में आपको सज़ा दी जाएगी, और किस तरह की सज़ा दी जाएगी मैं आप समझ सकते हो। तो वो फिर से स्टार्ट हो चुका है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमियों के लिए, महिलाओं के लिए भी पब्लिक गैदरिंग में ऐसा किया जा रहा है। साथ ही साथ महिलाओं को एनजीओ के साथ कनेक्ट होने से मना कर दिया गया कि आप किसी भी एनजीओ के साथ कनेक्ट होके या फिर उनके साथ मिलके काम नहीं कर सकते हो। और इस्लामिक हिजाब पहनने पे बोला गया कि आप लोगों को, मतलब कि बाहर निकले हो तो आपको ये जो इस्लामिक हिजाब है इसे पहन के रखना चाहिए। चाइना का समझ लेते हैं। देखिए, चाइना पहले ऐसे कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने तालिबान के इन्वाई को इनवाइट किया। ठीक है, इनको सपोर्ट किया। मेन रीज़न क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव,
कि भाई हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपको जो डिसीजन लेना है लो, हम लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे सपोर्ट करें। दूसरा, पाकिस्तान। जब तालिबान आया था, सबसे ज़्यादा खुश कोई आदमी था तो वो था पाकिस्तान। मतलब कि सबसे ज़्यादा था कि तालिबान पाकिस्तान मिल करके इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, ठीक है, कि तालिबान हरदम सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। क्यों? मेन रीज़न क्या था? क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान ने अपने मदरसों में पढ़ाया था, अपने यहाँ पे ट्रेन किया गया था, बट उल्टा हो गया। रीज़न था दुरंत लाइन। दुरंत लाइन सर मॉर्टिमर दुरन ने इसे ड्रॉ किया था कि ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, ये आपका बाउंड्री है, ये अलग अलग करता है। बट हाल ही में क्या देखा गया कि जो खैबर पख्तूनख्वा रीजन है, वहाँ पे कई सारे अटैक्स किए गए। रीज़न क्या था? कि ये जो दुरंत लाइन है, इसे कभी भी अफगानिस्तान ने अपना बॉर्डर नहीं माना है। ये लोग कहते हैं कि जो इंडस रिवर है ये हमारा बाउंड्री है, ना कि ये दुरंत लाइन। ठीक है, तो जो पश्तूनी इस एथनिक ग्रुप्स है जो डिवाइडेड है, मैक्सिमम आपको आज की डेट में अफगानिस्तान देन पाकिस्तान और कुछ माइनॉरिटीज़ में आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि यही रीज़न है कि ये जो इंडस रिवर है यहाँ पे हमारी बाउंड्री है, हमारा बाउंड्री वापस करो, या फिर हमारा जो ये एरिया देखने के लिए मिल रहा है ये एरिया वापस कर दिया जाए। तो ये अटैक किए जा रहे हैं अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तान में कई बार। और साथ में आज के डेट में पाकिस्तान के साथ तालिबान इसलिए भी नहीं कनेक्ट होना चाहता कि ये चाह रहा है कि तालिबान जब वन आया था तो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा टाइप था। इनका नया मोटिव ये है कि ये मल्टीपल मेंबर्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मतलब कि चाइना हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, टर्की हो गया। टर्की भी सपोर्ट कर रहा है तालिबान को। क्यों? टर्की चाहता है कि भाई हमारा गोल्डन एज आने वाला है, जो ऑटोमन एम्पायर था वापस आने वाला है। ठीक है, तो इस ऑटोमन एम्पायर के सपने देखते हुए तालिबान, सॉरी, टर्की तालिबान को सपोर्ट करता है। और खासकर ये देखा जाए कि देखो तुम सपोर्ट तो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट जो इंटरनल टेररिज्म है तालिबान के अंदर या फिर अफगानिस्तान के अंदर आज के डेट में देखने के लिए मिल रहा है, बेस्ट एग्जांपल है इस्लामिक स्टेट्स। ये लोग टाइम टू टाइम रसिया पे या फिर ये खुद तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। चाइना की जो एम्बेसी है काबुल पे, उस पर अटैक किया। जो उनके लोग थे जो होटल में स्टे किए हुए थे उनके ऊपर अटैक किया। रसिया में आईएस ने सबसे बड़ा अटैक किया था, यहाँ पे 140 लोगों की डेथ हो गई थी। तो किस तरीके से आप उम्मीद कर रहे हो कि चाइना आपको सपोर्ट करे, रसिया आपको सपोर्ट करे या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करे, अगर इनके लोग आपके कंट्री में या फिर अपने ही कंट्री में सेफ नहीं है, आपके जो इंटरनल टेररिज्म को जो आप सपोर्ट कर रहे हो। अभी हाल ही में यूएन का एक रिपोर्ट आया था, यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें यह बताया था कि लार्ज स्केल पे अटैक किया जा सकता है इंडिया के ऊपर आईएस द्वारा। ठीक है, वे फॉरवर्ड में क्या क्या हो सकता है देखिए। इंडिया ने काफ़ी सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए मानता भी है, क्योंकि सलमा डैम हो, वहाँ पे एम्बेसी ओपन करना हो, वहाँ का पार्लियामेंट हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर ट्रांसपोर्ट हो या फिर हाईवे हो, कई सारी चीज़ों में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे जो पीपल, हम लोगों का जो कनेक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कंपेयर किया जाए बाकी लोगों से। और ऐसा नहीं है, कल्चरल इंगेजमेंट बहुत पुराना है। मैंने आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्या था वो, काबुली वाला। आपने पढ़ा होगा ना काबुली वाला, किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये लिखा था, काबुली वाला पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं पीपल टू पीपल कांटेक्ट अच्छा है। हम लोग वहाँ के क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, वो लोग हमारे क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, टाइम टू टाइम ये देखने के लिए आया है। ठीक, सार्क नेशन में जो ट्रेड एक्सेस है उसमें अफगानिस्तान हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है, या फिर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है उसमें अफगानिस्तान हमारी हेल्प कर सकता है। तो ये आज का एडिटोरियल था। ठीक है, अगर कोई मेजर डेवलपमेंट होता है तो हम लोग इसके बारे में डिटेल मैनर में आगे बात करेंगे। ये एडिटोरियल आरटीआई के बारे में डील कर रहा है कि कैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन बन चुका है राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन। इस आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, ये किस तरीके से मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं आरटीआई के सेक्शंस को, इसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले कई बार से कई सारे आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, जैसे कि
एक प्रॉब्लम की बात किया कि बैकलॉग्स आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया आरटीआई में। इसमें बोला क्या गया था आरटीआई में कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपने जो इन्फॉर्मेशन मिला उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। इसको कौन देखेगा? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर देखेगा। अगर ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अगर नहीं देख पा रहा है, टाइम पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। तो इस तरीके से ये काम करने वाला था। बट ना ही इन्फॉर्मेशन मिल रहा, ना इन ऑफिसर के ऊपर कोई मतलब कि एक्ट लिया जा रहा है, इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भाई वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है, वैकेंसी यहाँ पे फिल नहीं है काफ़ी ज़्यादा। इस वैकेंसी जो भी पोस्ट है, काफ़ी सारी पोस्ट आज के डेट में आपको खाली देखने के लिए मिलेगा। थर्ड प्रॉब्लम है कि पार्लियामेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स को भी मिलना चाहिए था, ये इस एक्ट में कहा गया था। बट पार्लियामेंट हमेशा कह के बच जाती है कि ये जो सिक्योरिटी का मामला है, ये इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते, ये किसी पर्सनल मतलब आप किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम नहीं शेयर कर सकते, इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा। ये सब कह के बच जा रहा है। ये प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही है पिछले कई टाइम से। इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो मिस इंटरप्रेट कर रहा है। पहला एग्जांपल देते हैं सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय 2011 का ये केस है। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक्सेसिव आरटीआई फाइल होगी तो जो गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है उसमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि इसमें बोला गया कि भाई साहब मेरी कॉपी दे जो आपने इवेलुएट कर रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा नंबर कितना है। अगर ये कॉपी आपको दे देता है सीबीएसई, तो आपके बाद कई लोग आएंगे, आरटीआई फाइल करेंगे, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा आरटीआई के ऊपर भी और सीबीएसई के ऊपर भी कि हर किसी की कॉपी निकाल निकाल के वो देते रहे। और कई बार क्या होता है कि जो ये आरटीआई है इसका मिसयूज भी हो सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ रही है, उसके बारे में वो वर्क चल रहा है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पहले ही लीक हो गई और पब्लिक में उसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैला दिया गया, तो जो पहले ये जो आने वाला था उसका एम कुछ और था, बट पहले मिस इन्फॉर्मेशन हो गया तो गवर्नमेंट को इसके टैकल करना पड़ेगा। तो कोर्ट ने ये कह के इसे डिनाई कर दिया। दूसरा है ग्री ग्रीस रामचंद्र देश पांडे 2012 का ये केस है। इसमें ये बोला गया था, ग्रीस ने क्या किया था, एक आईएएस ऑफिसर का डिटेल मांगा कि भाई साहब उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कितने उसके प्राइवेट फार्म्स है, ठीक है, ऐसे इन्फॉर्मेशन मांगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हम आपको क्यों शेयर करें। तो यहाँ पे प्रॉब्लम वही आ जाती है ना कि ये इन्फॉर्मेशन जो आईएएस ऑफिसर की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, कितने का उसने प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ खरीद के रखी है, वो इन्फॉर्मेशन पहले से पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको सिटीजन्स को प्रोवाइड करना चाहिए था, जो कि आरटीआई एक्ट में लिखा गया है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। तो इसलिए राइटर बोल रहा है राइट टू डिनाई बन चुका है आरटीआई आज की डेट में। इसमें कुछ सेक्शंस है जो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि जो सेक्शन 3 है वो पावर करता है सिटीजन्स को कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। जो सेक्शन 8 है आरटीआई का, वो ये बोलता है कि भाई साहब पब्लिक सिक्योरिटी के लिए या फिर किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर आप ऐसे शेयर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रोक लगा देता है सेक्शन 8। तो इसी का यूज़ कर करके जो जो भी गवर्नमेंट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है वो लोगों को डिनाई कर देता है इन्फॉर्मेशन देने से। यहाँ पे आप एक कोट को यूज़ कर सकते हो जो कि थॉमस जेफरसन ने बोला है कि इन्फॉर्मेशन इज़ द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। इन्फॉर्मेशन इज़ द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी।